आपसे बोला गया है 40% ऑफ द हीट जनरेटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लॉक, देन फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक व्हाइल स्लाइडिंग फ्रॉम ए टू बी। तो भाई ए से बी तक जब ये जाएगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग रहा है, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन कुछ वर्क करेगा। अब जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वही तो एनर्जी के लॉस के इक्वल है। तो वो जो एनर्जी का लॉस हुआ है उसमें से 40%, समझिएगा, मतलब जो लॉस हुआ है वो कहाँ गया, एनर्जी के फॉर्म में गया है ना, हीट के फॉर्म में गया है। तो वो जो हीट जनरेट हुई उसका 40% किसने किसने एब्जॉर्ब किया है, ब्लॉक ने ही इटसेल्फ किया। आप बोल सकते हो बाकी का 60% कहाँ गया, इस सरफेस के पास, दोनों के पास गई है ये हीट। तो 40% किसके पास है, इस ब्लॉक के पास। तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक बताना है अगर इसकी स्पेसिफिक हीट अगर हमें पता है तो आप क्या करेंगे इन दैट केस, पहले तो आपको वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालना चाहिए। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन लिखना है अगर हमें, तो हमें चाहिए है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट तो हमें दिख रहा है यहां से यहां तक आया है ये नीचे, एंड फोर्स कितना लगाया है फ्रिक्शन ने, बताओ, सॉरी, फ्रिक्शन ने कितना फोर्स लगाया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब कितना है, फ्रिक्शन ने फोर्स किया मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, बताओ भाई। म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू एम जी साइन थीटा। म्यू एम जी साइन थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक, काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू तो हमें दी है, एन इज द नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है, एम जी कॉस थीटा के इक्वल होती है। तो म्यू एम जी कॉस थीटा इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड इतना फ्रिक्शन लग रहा है मतलब इतना फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है अगेंस्ट द फोर्स हुआ है कितना, तो एस मान लेता हूं मैं इसको, तो इंटू एस, ये है हीट जनरेटेड। बताइए समझ में आ रहा है क्या आपको, ये हीट जनरेटेड, यस सर। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो है दैट मीन लॉस इन एनर्जी जो हुआ है वही हीट के फॉर्म में गया होगा। ये इक्वल है म्यू एम जी कॉस थीटा, एंड एस इज इक्वल टू, यहां से आप देख सकते हैं कि ये थीटा है अगर, तो एस कॉस थीटा होगा ये वाली लेंथ, एस साइन थीटा होगी ये वाली लेंथ। तो एस साइन थीटा इज इक्वल टू एच, तो यहां से एस इज इक्वल टू एच बाय साइन थीटा, ये वैल्यू यूज कर लू मैं अगर, तो एच बाय साइन थीटा, तो म्यू एम जी एच बाय कॉट, सॉरी एम जी बाय tan थीटा इज द हीट। अब इस हीट का 40% ऑफ दिस H इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लॉक, एंड ब्लॉक का मास अगर m है, स्पेसिफिक हीट s है, तो इसके टेम्परेचर में होने वाला चेंज अगर डेल्टा थीटा होता तो Q इक्वल होता एम एस डेल्टा थीटा के, इसको इक्वल कर देते हैं 4/10 H के। यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू आ रही है 4/10, H बोले तो म्यू एम जी एच बाय tan थीटा इंटू एम इंटू एस, एम से एम तो कैंसिल हो गया है, डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई है 2 म्यू जी एच बाय 10 tan थीटा। ये वाला स्मॉल एस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक हीट को, ये वाला कैपिटल एस था, ठीक है ना, ये कैपिटल एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो फाइनली ये आंसर आ गया है, कोई कंफ्यूजन है इसमें। ड्यूरिंग इम्पैक्ट हाफ ऑफ एनर्जी लॉस्ट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉल। तो जब एक बार कोलिजन हुआ है, यहाँ से एच हाइट से रिलीज किया, 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, तो जो एनर्जी का लॉस आएगा, ठीक है, हाफ लॉस उसमें से, मतलब एनर्जी का जो लॉस हुआ उसमें से जो हाफ लॉस था, ठीक है, वो बॉल ने ही एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसके टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा ये बताता है। क्या करें, तो भाई लॉस इन एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा, और क्या, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इनिशियली आपने यहां से रिलीज किया है, तो इनिशियली जो एनर्जी थी इसके पास
यू यू इनिशियल मतलब इनिशियली जो टोटल एनर्जी थी वो mgh थी, नो डाउट। ये जब नीचे पहुंची होगी बॉल इस पॉइंट पर, तो डेफिनेटली इसके पास स्पीड थी और इसकी स्पीड इक्वल थी √2gh के। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये ऊपर जा रही होगी। अब जब ये ऊपर जा रही होगी तो इसकी स्पीड स्लाइटली कम होगी इस बार, v डैश मान लेता हूं मैं, ये v था, अभी v डैश मान लेता हूं। तो अगर ये v डैश वेलोसिटी से जा रही है ऊपर, तो मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करेगी? तो आप बोल सकते हो कि h डैश हाइट इस बार इसने कवर की है। v डैश की हेल्प से मैं h डैश को लिख सकता हूँ, लाइक v डैश इज इक्वल टू √2gh डैश, लिख सकते हैं ऐसे। v डैश और v में रिलेशन हमें पता है, v डैश और v में रिलेशन क्या बनेगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन न्यूटन्स फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो v डैश बाय v, इसकी वैल्यू है 0.5, तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v/2। करेक्ट बेटा, बन जाएगा ये। अगर मैं वैल्यू रखूं यहाँ पर v डैश और v की, अगर मैं v डैश और v की वैल्यू रखूं तो v डैश की वैल्यू है 2gh डैश, एंड v की वैल्यू रखूं अगर मैं, वैसे तो आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो, v के टर्म में ही भी टोटल एनर्जी लिखी जा सकती थी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। v/2 √2gh/2, h डैश इज इक्वल टू h/4। तो फाइनल एनर्जी इस पॉइंट पे जो होगी, फाइनल एनर्जी यहाँ पर जो होगी, इनिशियली जो एनर्जी थी इतनी थी, इस पॉइंट पे पहुंच करके जो एनर्जी होगी वो कितनी? mgh डैश, यही है ना? सुन नहीं रहा है यार मेरी बात, कोई लग रहा है। यस सर। यस सर। लॉस इन एनर्जी कितना? लॉस इन एनर्जी कितना? तो आप बोलोगे mgh थी पहले, बट अभी तो केवल mgh/4 ही बची है जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये पहुंचा, तो इतने का लॉस हो गया। एंड इसमें से हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लॉक कितना? एब्जॉर्ब्ड बाय बॉल कितना? तो इसका हाफ, तो टोटल ये है 3/4 mgh, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 3/4 mgh, ये इक्वल होगा हीट एब्जॉर्ब एंड हीट एब्जॉर्ब। इतनी हीट कितना टेम्परेचर बढ़ाएगी? लेट डेल्टा हीटर टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो m मास की बॉल जिसकी स्पेसिफिक हीट s होती, इसका टेम्परेचर में डेल्टा थीटा का चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी है ये बेसिकली। तो अगर आप इसको अब लेकर के सॉल्व करोगे ऐसे 3/8, तो यहां से आपको टेम्परेचर में चेंज इक्वल दिख रहा है 3, m से m तो कैंसिल हो गया, gh/8 इंटू s, ये हमारा आंसर हो गया है। ओके, ध्यान दो फेजर डायग्राम क्या है। तो बेसिकली आपको पता है फेज का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें फेज का मतलब क्या, स्टेट की बात हो रही है। सॉलिड फेज है, लिक्विड एक फेज है, गैस एक फेज है ना, ये फेज है। तो बेसिकली क्या है फेज का मतलब? एक डिस्टिंक्ट स्टेट है ना, एक डिस्टिंक्ट स्टेट जिसमें हम दिखा सकें किसी भी सब्सटेंस की कि वो एग्जैक्टली किस स्टेट में है। ठीक है, उसी को हम फेज बोलते हैं। तो ऐसा डायग्राम जिसमें हम उसको उसके फेजेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ रिलेशन दिखा देते हैं, उसको हम फेजर डायग्राम बोलेंगे। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं पहले, फिर देखिएगा आपको क्या आइडिया लग रहा है इससे। बोल दो, फेजर डायग्राम तो किसी भी सब्सटेंस का ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन हम किसका ड्रॉ कर रहे हैं? वाटर का, क्योंकि अपने सिलेबस में वाटर के ही बारे में केवल बात होती है। तो पहले तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, फिर बात करते हैं। तो फर्स्टली आपको यहाँ पर 3 लाइंस दिख रही हैं, 3 ग्राफ्स हैं। ठीक है,
इनके नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन कर्व। क्या है बेटा ये? वेपराइजेशन कर्व, which is also called streamline। ये जो है इसको हम बोलते हैं फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व, जिसको हम आइस लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। यहाँ पे लिख देता हूं नाम, सब्लिमेशन कर्व, जिसको हम होरफ्रॉस्ट लाइन भी बोलते हैं। ओके, तो अभी ये क्या दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने इस तरफ लिया हुआ है प्रेशर, इधर लिया हुआ है टेम्परेचर। प्रेशर किलो पास्कल में चल रहा है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चल रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर दिखाया हुआ है जहां पर प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू मैंने दिखाई हुई। प्रेशर दिखाया हुआ 0.61 किलो पास्कल, which is very smaller than the atmospheric pressure, and the temperature is 0.01 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर मैं इस ग्राफ में इस पॉइंट के ऊपर निकल जाऊं प्रेशर की स्केल में, तो हम इससे ज्यादा प्रेशर में पहुंच गए। और अगर मैं इस ग्राफ में राइट में निकल जाऊं तो हम इससे ज्यादा टेम्परेचर में पहुंच गए। यही है ना मतलब। तो आपको दिख रहा है कि एट दिस टेम्परेचर एंड एट दिस प्रेशर वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट। यहां पर ये जो रीजन है जो इन दोनों लाइंस के बीच में आएगा, ये लिक्विड के लिए है, ये वाला रीजन वेपर के लिए है। कौन सा रीजन? इसके इधर वेपर रीजन है, और इसके इधर जो बचा कौन है? वो आइस है, सॉलिड। दैट मीन अगर आप इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे हैं तो वाटर हम इस पॉइंट पे है ग्राफ में। इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर आइस और लिक्विड और वेपर तीनों स्टेट में आपको मिल सकता है वाटर। ठीक है, ओके, बट क्लियर नहीं हुआ अभी इसका क्या मतलब है, सही से नहीं क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। इसका सीधा सही है मतलब कि अगर किसी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू आपको दिख रही है कि जो प्रेशर है उसकी वैल्यू, 1 मिनट, अगर प्रेशर की वैल्यू 0.61 किलो पास्कल से ज्यादा हो एंड टेम्परेचर की वैल्यू 0.01 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तो वाटर किस स्टेट में मिलेगा? तो ध्यान से देखिए, हम 0.61 किलो पास्कल से ऊपर पहुंच गया, मतलब कहीं भी यहाँ कहीं भी कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। आप टेम्परेचर की स्केल पे इस पॉइंट से बियॉन्ड चले गए, दैट मीन आप कहीं भी हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। इन दैट केस मैं अगर ऐसा कोई भी पॉइंट ले लूं, देखो एक लाइन मैंने यहाँ पर ली है, प्रेशर P इज इक्वल टू ग्रेटर देन, मतलब P ग्रेटर देन 0.61। समझ में आई कि ये बात? एंड एक लाइन मैंने ये ली है, T इज इक्वल टू, यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू पॉइंट ग्रेटर, टेम्परेचर ग्रेटर देन 0.01। तो आप ऐसे जब जाओगे तो इन दैट केस आपको क्या दिखेगा कि जैसे ही आप इस पॉइंट के बियॉन्ड चले गए तो आप यहां कहीं पहुंचोगे, है ना। बताओ भाई, मतलब जैसे ही आपने प्रेशर और टेम्परेचर किससे ज्यादा वैल्यू ले ली तो आप इस ग्राफ में कहीं चल रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। इस ग्राफ के ही किसी पॉइंट पे प्रेशर और टेम्परेचर इन वैल्यूज के बियॉन्ड है ना। तो इन दैट केस वाटर, जब आप इस ग्राफ में कहीं पर हो, जब आप इस ग्राफ में कहीं पर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इस तरफ यहां पर है लिक्विड, यहां पर है वेपर। दैट मीन इन दैट केस वाटर या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर वेपर फॉर्म में होगा, और आइस के फॉर्म में नहीं हो सकता। बात क्लियर होगी? ठीक है क्या? इसी तरह से, इसी तरह से अगर प्रेशर की वैल्यू
0.61 किलो पास्कल से कम है एंड टेम्परेचर भी 0.01 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो इन दैट केस वाटर किस फॉर्म में होगा? अभी मैंने ये जो केस दिखाया था उसमें वाटर और वेपर यानी लिक्विड एंड वेपर दोनों फॉर्म हो सकते हैं, लिक्विड एंड वेपर फॉर्म। आइस एंड वेपर की फॉर्म में। जब प्रेशर की वैल्यू इससे कम है और टेम्परेचर की वैल्यू भी 0.01 से कम है, तो आप इन दैट केस कहां पर हैं, किस ग्राफ में होंगे? यहां पर होंगे। तो इसमें आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक तरफ आइस है, दूसरी तरफ वेपर है, तो आपको आइस या वेपर के फॉर्म में ही वाटर मिलने वाला है। वाटर मतलब H2O बोल देता हूँ। तो या तो आइस के फॉर्म में मिलेगा या वेपर के फॉर्म में मिलेगा, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकता। समझ गए क्या? है ना? अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0.01 डिग्री सेल्सियस से कम है और प्रेशर की वैल्यू 0.61 किलो पास्कल से ज्यादा है, आइस एंड लिक्विड। आप इसमें पहुंचेंगे इस ग्राफ में, एंड उसके अकॉर्डिंगली या तो ये आइस के फॉर्म में होगा या लिक्विड के फॉर्म में होगा। अब ये वेपर के फॉर्म में नहीं हो सकता। तो किन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ इसकी कौन सी पॉसिबल फेजेस हैं, ये दिख रहा है हमको यहाँ पर, एंड इसी को हमने फेजर डायग्राम बोला हुआ है। बताइए कोई कंफ्यूजन है अगर यहाँ तक? तो आपको यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, है ना? बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। किसके करस्पॉन्डिंग? जब प्रेशर होगा 101 किलो पास्कल, तब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों रिलेटेड है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर है ये। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्लाइटली कम कर देंगे, देखिए अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्लाइटली कम कर दें, तो बेसिकली ये जो लाइन आपको दिख रही थी वहां से जाती हुई, अब वो वहां से नहीं जाएगी, बल्कि कहां जाएगी? अब वो कुछ ऐसे जाएगी। एंड जब ये ऐसे जाएगी तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा इस ग्राफ में, वो तो कम हो चुका होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर था उसको ही चेंज कर देना है, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट ही चेंज हो गया है। जब आपने प्रेशर कम कर दिया तो टेम्परेचर स्केल पे भी हम पीछे आ गए। मतलब लो प्रेशर पर मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले से कम हो चुका है। पॉइंट समझ में आया आपको? क्लियर है क्या? तो एज प्रेशर डिक्रीजेस, आप बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट कहां पर था? मेल्टिंग पॉइंट कहां पर था? ये किसी को अगर दिख रहा हो तो बताओ, मेल्टिंग पॉइंट कहां पर था भाई? दिखाता हूं मैं कहा भाई मेल्टिंग पॉइंट। 101, पहले तो इसको थोड़ा सा रीपोजिशनिंग करनी पड़ेगी इसकी। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, देखो इधर है आइस, ये दिख रहा है आपको? ये पॉइंट दिख रहा है आपको? अरे यार, जीरो स्केल इधर नहीं है, जीरो स्केल यहाँ पर नहीं है, जीरो यहाँ पर है। ठीक है, ये जीरो है। तो ये था बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट। जब आप प्रेशर को कम कर दोगे तो ये लाइन जाएगी। अब ध्यान से देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ। जब आप प्रेशर कम करोगे तो आप इसके नीचे कहीं आओगे अगर, तो टेम्परेचर स्केल में आप कहाँ चले गए? थोड़ा सा आगे। दिखा क्या? टेम्परेचर स्केल पे आप कहाँ चले गए? थोड़ा सा आगे चले गए। मतलब प्रेशर कम हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट आगे शिफ्ट हो रहा है ना? बताओ भाई। यस सर। नहीं आया समझ में ये बात? इसका उल्टा, अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। और बोलो भाई, ठीक है क्या? यस सर।
मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, चाहे जो कहो आप इसको, प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो प्रेशर को कम करने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। कम होने का मतलब क्या हुआ कि पहले आइस, बताओ भाई, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। Yes, है ना? sir. लोग समझ गए ना इसका मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? आपने एक क्वेश्चन पढ़ा हो शायद पहले कभी कि जब आप हिली एरियाज में जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहां जो पल्सेस होती हैं वो कुक होने में ज्यादा टाइम लेती हैं। पढ़ा है कभी, सुना है ऐसा? उसका रीजन Yes, यही sir. पर छुपा है। बेसिकली आप जब हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाता है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एंड जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सिंपली, है ना, इसको डेटा से मैच मत करिए, है ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को आप हीट कर पाते थे, तब जाकर वो बॉइल होता था। अभी आप 80 डिग्री सेल्सियस तक ही उसको हीट कर रहे हैं और वो बॉइल हो जा रहा है। तो जो पल्स है, बॉयल होने का मतलब ही समझो, जैसे ही बॉयल होने लगा वैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगा और जाने लगा उड़ के। ठीक है ना, मतलब एनर्जी का लॉस ज्यादा रैपिडली होने लगा है। तो पल्सेस को तो उतनी हीट जितनी चाहिए थी उतनी हीट तो मिल ही नहीं पाई अभी। तो उनको उतनी हीट अब पहले से ज्यादा टाइम में लगेगा, उतनी हीट एक्यूमुलेट करने में जितने में वो कुक होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो रीजन आपको इसी के बेसिस पे देना होता है, इसी पॉइंट के बेसिस पे। तो ये हीटिंग कर्व बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। किसके किसके बीच में? तो मैंने इधर लिया है टाइम। अच्छा, टाइम ले लिया इधर मैंने, और मैंने इधर लिया हुआ है टेम्परेचर। इधर टाइम उधर टेम्परेचर, ध्यान से देखना है। टेम्परेचर लिया है डिग्री सेल्सियस में अभी, और टाइम को लिया है सेकंड में। मिनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्या एग्जैक्टली केस? तो केस एग्जैक्टली कुछ ऐसा है। मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, उसमें एक मटेरियल लिया हुआ है, सब्सटेंस लिया हुआ है, इसका मास ले लिया है m। अब मैं इसको हीट अप कर रहा हूँ। ऑल्दो हीट अप करने के कोई भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैंने डायग्राम में दिखा दिया केवल ऐसे, ठीक है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे ही हीट किया, मैंने इसको हीट किया। अब जब आप इसको हीट करेंगे तो इन दैट केस क्या होगा, जैसे जैसे हीट करेंगे वैसे वैसे, सॉलिड था ये पहले, T इज इक्वल 0 पे इसका कुछ सर्टेन टेम्परेचर में भी रहा हो, है ना, कुछ सर्टेन टेम्परेचर था इसका, T इज इक्वल 0 पे मान लेते हैं। आप जब जैसे जैसे इसको हीट करेंगे वैसे वैसे इसको हीट मिलेगी, एंड पहले इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। क्या ये बात ठीक है ना? ठीक है। एज्यूम Yes, करना है sir. आपको कि ये कांस्टेंट रेट से इसको हीट मिल रही है, मतलब हम कांस्टेंट रेट से हीट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एज्यूम किया गया है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ये मेंशन किया गया भाई, ठीक है पहले। तो अगर कांस्टेंट रेट से इसको हीट मिलेगी तो इनिशियली जब ये सॉलिड था तो इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा। एंड टेम्परेचर अगर लगातार बढ़ेगा तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि भाई, अगर देखें स्पेसिफिक हीट अगर हमें इसकी पता हो तो इन दैट केस, अच्छा, इन दैट केस हमें पता है कि m मास के सब्सटेंस का
टेम्परेचर में डेल्टा थीटा चेंज करना होता है तो इतनी हीट देनी होती है। अगर मैं थीटा ना बोल करके टेम्परेचर को टी के टर्म में लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। डेल्टा टी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट देनी पड़ी वो है इक्वल है क्यू के। इसी चीज को इंस्टेंटेनियस वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे हर एक इंस्टेंट में कुछ dt का चेंज आया होगा dt और उतने टाइम में जो आपने हीट दी होगी वो dq होगी। क्या ये बात ठीक है? ठीक है ये yes बात? अच्छा, वो इनफाइनेटली मतलब किसी इंस्टेंट पे आपने dq हीट दी, उससे dt चेंज आया, तो पर यूनिट इंस्टेंट मतलब पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी दी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये क्या बन गया? जब आपने ऐसा रिलेशन लिखा तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया है dt टाइम में dq हीट आपने दी है, दैट मीन dq by dt इज द रेट, जिस रेट से आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यही तो रेट है ना। yes sir मतलब जिस रेट से ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है या इसको एनर्जी सप्लाई की जा रही है, यही तो dq by dt है। बोलो। तो अल्टीमेटली dq by dt इज कांस्टेंट, दिस रेट इज dq by dt व्हिच इज कांस्टेंट, एंड ये इक्वल होगा m into s into dt by dt, dt by dt, dt by dt। मजा नहीं आ रहा है, इसको थीटा कर देते हैं। थीटा कर देंगे तो बोल पाएंगे इसको, डी थीटा बाई डी टी। पहले डी टी बाई डी टी हो रहा है, अभी ठीक है, डी थीटा बाई डी टी, है ना। तो अभी यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी को हमने कांस्टेंट ले लिया है, स्पेसिफिक हीट को मैं लिख रहा हूं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट यहां से अगर आप लिखेंगे, सॉरी डी थीटा बाई डी टी अगर आप लिखेंगे तो ये इक्वल आएगा 1/ms इंटू डी क्यू बाय डी टी। ये बन रहा है क्या रिलेशन? बन रहा है ना ये रिलेशन। अब इसमें आपको क्या दिखेगा कि भाई डी थीटा बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दीज टू क्वांटिटीज। डी क्यू बाई डी टी तो कांस्टेंट था, तो मैंने कांस्टेंट को रिमूव कर दिया, अब दो चीजों पे डिपेंडेंट है ये रेट। तो डी थीटा बाई डी टी क्या है, इसको क्या बोलोगे? पहले तो नाम दे देते हैं ताकि बात करना आसान हो जाए। यहाँ पर एम क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। एम क्या है बेटा? मास ऑफ सब्सटेंस है कि नहीं? एस yes क्या है? yes sir स्पेसिफिक हीट ऑफ specific heat सब्सटेंस। अभी ये सॉलिड के फॉर्म में है इसलिए स्पेसिफिक हीट व्हेन सॉलिड, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी किसको बोलोगे? तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या ये बात ठीक है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया, करेक्ट। तो अभी यहाँ पर ये जो रेट है ये इन क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। रेट आपको दिख रहा है साफ साफ, स्पेसिफिक हीट के साथ कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई आपने जब इसको हीट देना स्टार्ट किया, इस रिलेशन पे आइए, तो कुछ सर्टेन रेट से इसका टेम्परेचर चेंज होने लगेगा और ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। ग्राफ कैसा मिल रहा है देखिएगा। हाँ, देखिए ग्राफ कुछ ऐसे मिल रहा है। रे, ये देखिए हमें कुछ ऐसे ग्राफ मिल रहा है। ये ग्राफ मैंने कैसे ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम पॉजिटिव, स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव, ये रेट पॉजिटिव, तो ओवरऑल कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी डी थीटा बाई डी टी की, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। तो अनटिल अनलेस ये सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर ले, इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, एंड जब मेल्टिंग पॉइंट एक बार आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा, नो डाउट कुछ टाइम तो लगा ही होगा मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में। सुनते रहिए भाई ध्यान से।
यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ टाइम इंटरवल को T1, जो टाइम इंटरवल लगा है वो T1 है। T1 टाइम में इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है। अब जब ये एक बार मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद जब आप फर्दर इसको हीट सप्लाई करेंगे तो अब वो हीट कहाँ जाने वाली है? तो इन दैट केस अब वो हीट इसके टेम्परेचर को चेंज करने में यूज नहीं होगी, बल्कि इससे ये जो सॉलिड है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन फेज चेंज स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब तक ये पूरी तरह फेज इसका चेंज नहीं हो जाता सॉलिड टू लिक्विड, तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। क्लियर है क्या? तो Yes, अगर sir. सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपको दिख रहा है कि मेल्टिंग प्रोसेस चल रहा है, तो उस पूरे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रोसेस में फेज चेंज चल रहा है सिंपली। तो इन दैट केस आपको डी थीटा बाई डी टी, अगर आप देखोगे तो ये थीटा वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ का स्लोप है, ये 0 मिलेगा इस बार। बताइए क्या ये 0 मिलेगा इस बार? टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए इतने टाइम के लिए। तो ये मैंने दिखाया आपको वो इंटरवल जिस इंटरवल में आपने जो हीट दी है वो पूरी पूरी हीट यूज हुई है इसको मेल्ट करने के लिए। करेक्ट? बताइए बताइए जल्दी से। अब फर्दर क्या हुआ? आपने देखा कि ये फर्दर इस टाइम इंस्टेंट पर t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 वाले टाइम इंस्टेंट पे पहुंच करके ये पूरा का पूरा सॉलिड कंप्लीटली मेल्ट हो चुका है। तो अगर आप अब इसको फर्दर हीट देंगे तो अब क्या होगा? वापस से इसका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड फेज में आ चुका है ये, और लिक्विड फेज में ही अब इसका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब लिक्विड फेज में टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली स्पेसिफिक हीट इसकी चेंज हो गई होगी, क्योंकि पहले सॉलिड के केस में इसकी स्पेसिफिक हीट कुछ और थी, अभी इसकी स्पेसिफिक हीट कुछ और है। क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मास तो वही है, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन या रेट ऑफ हीट सप्लाई तो सेम ही था, बट स्पेसिफिक हीट चेंज हो गई है, सो दैट कि यहाँ पर अब डिफरेंट स्लोप आपको मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि सॉलिड के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है उससे ज्यादा होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस फॉर द लिक्विड फेज। तो स्पेसिफिक हीट बढ़ गई है, और अगर स्पेसिफिक हीट बढ़ जाएगी तो इन दैट केस आपको रेट स्लो मिलेगा। स्लो रेट का मतलब है थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ है, उसमें डी थीटा बाई डी टी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप पहले से कम है ना। तो पहले से कम स्लोप के साथ आपको दिखेगा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा था। ये लो स्लोप कम कर दिया है मैंने, दिख रहा है आपको? बताइए बताइए भाई। ये Yes, लो। sir. देन इस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपने जो भी हीट दी होगी, इतने इंटरवल ऑफ टाइम में आपने जो भी हीट दी होगी वो कहाँ जाएगी? तो वो अगेन इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज होती है, और बढ़ते 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 इसका टेम्परेचर जब किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? बताइए बताइए किसके इक्वल हो जाएगा बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर? मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल। Boiling point. मेल्टिंग पॉइंट के बाद फिर से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल। जब ये बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा तो अगेन लिक्विड से वेपर में फेज चेंज स्टार्ट हो जाएगा, और अब इसके बाद आप जो भी हीट इसको देने वाले हैं वो कहाँ जाने वाली है? इसका टेम्परेचर को सॉरी इसके फेज को चेंज करने में यूज होने वाली है। एंड अगेन आपको एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपको दिखेगा कि आपने जो भी हीट सप्लाई की उसमें टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक जीरो स्लोप वाली लाइन मिली है। इस इंटरवल ऑफ टाइम में आपने जो भी हीट सप्लाई की वो पूरी पूरी हीट कहाँ गई? इसको बॉयल करने में यूज हुई है। देन अगेन एक बार पूरी पूरी बॉइलिंग कंप्लीट हो गई, पूरा पूरा सब्सटेंस वेपर फॉर्म में आ गया है। अब अगर आप फर्दर हीट इसको देना कंटिन्यू रखेंगे तो वापस से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप लिख पाएंगे स्लोप। एंड अगेन स्पेसिफिक हीट जो है अब इसकी वेपर स्टेट में यूज करनी है आपको, और वो इससे भी ज्यादा होगी। अगर ये पहले से ज्यादा होगी तो स्लोप और कम हो गया। एंड अब आपको फर्दर ऐसा एक ग्राफ मिलने वाला है और कम स्लोप के साथ। ठीक है, समझ गया बात?
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बेसिकली ये समझना है कि अगर T3 इंटरवल में आपको कितनी हीट दी गई है ये पूछा जाए तो आप बोल सकते हो dq/dt इज द रेट। तो T3 टाइम में कितनी हीट दी गई होगी, dq/dt इंटू T3। बोलो ये बात ठीक है, क्लियर है क्या? dq/dt इंटू T3 इतनी हीट दी गई होगी क्या T3 इंटरवल टाइम में, एंड इतनी हीट दे करके जो चेंज आया है टेम्परेचर में वो मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक का चेंज आया है। क्या ये बात ठीक है? तो आप इसके लिए अगर रिलेशन लिखना चाहो, मैं एक एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं। फॉर T3 इंटरवल ऑफ टाइम टोटल हीट जो दी गई है वो तो इक्वल है, किसके इक्वल है, dq/dt इंटू T3 के, एंड टोटल हीट जो है वो इक्वल होगी m इंटू एस फॉर द लिक्विड स्टेट इंटू डेल्टा थीटा के। क्या ये बात ठीक है? तो आप ऐसे इक्वेशन लिख पाएंगे, सॉल्व कर देंगे आगे, है ना? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम T2 इंटरवल को देखें, फॉर T2 इंटरवल, T2 इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपने जो हीट दी थी वो कितनी थी, कितनी हीट दी थी आपने? तो इस रेट से दे रहे थे पर सेकंड इतनी हीट दे रहे थे, तो T2 टाइम में इतनी हीट दी होगी। अब ये जो हीट दी है आपने T2 इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो कहाँ गई है? वो टेम्परेचर चेंज करने में यूज नहीं हुई है बल्कि इसको कन्वर्ट करने में यूज हो रही थी। कब? तो ये मेल्टिंग प्रोसेस चल रहा है भाई, यहाँ पर बॉइलिंग चल रहा है। तो हम जब T2 इंटरवल देख रहे हैं तो मेल्टिंग प्रोसेस चल रहा है, मतलब m मास का सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस T2 इंटरवल ऑफ टाइम में आपने जितनी भी हीट दी वो पूरी पूरी मेल्ट करने में यूज हुई है ना? तो इसका इसी को मतलब लेटेंट हीट कह सकते हैं। लेटेंट हीट नहीं, बेसिकली ये m इंटू एल बन गया। m मास का बॉडी जिसकी लेटेंट हीट L हो अगर, तो उसको हीट कितनी चाहिए होती है, m इंटू एल। तो m इंटू एल के इक्वल जब हीट मिल गई होगी तभी तो मेल्टिंग कंप्लीट हुआ होगा। समझ गए बात? यस सर। इसी तरह से अगर आप T4 इंटरवल देखोगे, T4 इंटरवल, तो T4 इंटरवल के लिए जो टोटल हीट सप्लाई की गई है वो कितनी, इस रेट से हीट दी जा रही थी, T4 टाइम में इतनी दी जाएगी। तो m मास की बॉडी वेपराइज हो रही, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका अगर L हो, V हो, तो इतनी हीट इसको चाहिए। तो इतनी ही हीट टोटल इसको मिली होगी इस इंटरवल ऑफ टाइम में, तभी तो ये कंप्लीटली वेपराइज हो पाई। समझ रहे क्या? तो किस तरह से हमें इक्वेशन लिखनी होती है हीटिंग कर्व को देख करके, ये बहुत आसान सा मुझे कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ठीक है, ओके।